हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है वेदांत उपाध्याय और आज एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये कंपनी 2017 में भावेश अग्रवाल जी ने स्टार्ट करी थी और आज ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की आज की तारीख में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्च 21 में सबसे पहले कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी थी जिसका नाम है ओला फ्यूचर फैक्ट्री। उसके बाद दिसंबर 21 में काफ़ी कम समय में उन्होंने अपनी फर्स्ट व्हीकल लॉन्च कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते उन्होंने अपना एक R&D सेंटर भी स्टार्ट किया, फिर अपने नए मॉडल्स निकाले। फिर जून 2023 में उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी गीगा फैक्ट्री भी लॉन्च करी जहां पे उन्होंने सेल मैन्युफैक्चरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद कुछ और मॉडल्स निकाले हैं और रिसेंटली लास्ट मंथ ओला ने इन अ सिंगल डे 3200 स्टोर्स थ्रू आउट इंडिया विद सर्विस सेंटर्स लॉन्च करे हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा फीट है। इसके साथ ही उन्होंने एक नई टू व्हीलर भी लॉन्च करी है जो कि फोकस करती है गिग वर्कर्स के लिए, और इस टू व्हीलर का प्राइस बहुत ही रीजनेबल 40,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। ओला इलेक्ट्रिक की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इनके पास 10 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है एनुअली। उसके साथ ही साथ जो इनकी सेल की फैक्ट्री है उसमें 1.4 गीगावाट आर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है। और इस लिथियम आयन सेल में क्या क्या कंपनी के आगे प्लान्स हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ कंपनी ने जो रिसेंटली अपनी सर्विस सेंटर्स और स्टोर स्टार्ट करे हैं, तो कंपनी का टोटल टैली 4000 स्टोर्स नेटवर्क तक पहुंच चुका है थ्रू आउट इंडिया। इसके साथ ही साथ कंपनी के पास 248 हाइपर चार्जर्स एंड 764 स्टैंडर्ड चार्जर्स भी अवेलेबल हैं। अब हम एक एक करके ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है उसमें क्या क्या टेलविंड्स हैं और स्पेसिफिकली ओला के लिए क्या टेलविंड्स रहेंगे इस इंडस्ट्री में और फ्यूचर में इंडिया में, यह हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली अगर ओवरऑल टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करी जाए, अभी के करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में अगर देखा जाता है तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो गया, फोर व्हीलर सेगमेंट जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी स्लो डाउन की तरफ जाता हुआ दिखता है। वहीं पे अगर हम टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें तो हालांकि अभी भी वॉल्यूम्स प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाई हैं, बट टू व्हीलर सेगमेंट इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है फ्यूचर में। तो हम एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में सेगमेंट वाइज यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ बताई गई है। तो स्कूटर सेगमेंट अगर देखें जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वहाँ पे अभी FY19 से FY24 तक 101% CAGR ग्रोथ देखी गई है। हालांकि ये परसेंटेज थोड़ा सा सही इमेज नहीं पोर्ट्रे करता है क्योंकि वॉल्यूम नंबर्स काफ़ी लो हुआ करते थे। अगर हम आगे की ग्रोथ के बारे में देखें तो FY24 से FY31 तक 35 to 37% CAGR ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है ईवी स्कूटर सेगमेंट में। इसके साथ ही अगर हम मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो अभी कोई मीनिंगफुल व्हीकल्स अभी मोटरसाइकिल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आए हैं। ओला हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी ने प्लान कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी कंपनी के काफ़ी रोबस्ट फ्यूचर प्लान्स हैं। तो यहाँ पे FY24 से FY31 तक 107% का CAGR एक्सपेक्टेड है। ये नंबर भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लगेगा क्योंकि करेंटली जो वॉल्यूम फिगर्स हैं मोटरसाइकिल्स में वो नेग्लिजिबल हैं। अब इंडस्ट्री के ग्रोथ पर्सपेक्टिव के बाद हम नज़र डालते हैं कि इंडिया में ईवी टू व्हीलर में पेनिट्रेशन की क्या सिचुएशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में राइट साइड की जो इमेज है ये पेनिट्रेशन की बात करती है। तो आप देख सकते हैं Q4 FY24 में 6.8% पेनिट्रेशन ईवी टू व्हीलर में इंडिया में देखा गया है, जो कि अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 की बात करें तो ये अराउंड 6% पे है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो ईवी फोर व्हीलर इंडस्ट्री में ग्लोबली देखा गया है कि एज सून एज 5% पेनिट्रेशन किसी कंट्री में देखा जाता है, उसके बाद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है अडॉप्शन में ईवी व्हीकल्स में। तो ये इंडिया में पेनिट्रेशन जो 5% के ऊपर पहुंच गया है टू व्हीलर सेक्टर में, ये फ्यूचर के काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हमें दिखाता है।
अब इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद हम ओला के प्रोडक्ट प्रोफाइल पे एक बार नजर डालते हैं। जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री में देखा जाता है, एक कंपनी जितने ज़्यादा से ज़्यादा और जितने नए से नए मॉडल्स कस्टमर्स के लिए लाती रहती है, कस्टमर्स का अट्रैक्शन उस कंपनी की तरफ उतना बना रहता है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कंपनी ने शुरुआत करी थी अपने S1 Pro, S1 Air और S1 X मॉडल में। S1 Pro और S1 Air जो है ये एक प्रीमियम सेगमेंट का मॉडल है और S1 X एक मास मार्केट सेगमेंट का मॉडल है। अगर हम इस इमेज से देखें तो कंपनी 2025 में अपने मोटरसाइकिल मॉडल्स भी नए लॉन्च करने वाली है। लास्ट मंथ उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए भी एक नए मॉडल्स लेके आई है, जिसमें कि इवन बैटरी रिप्लेसेबल ऑप्शंस भी हैं। उसके साथ ही साथ कंपनी के EV 3 व्हीलर्स में भी काफ़ी प्लान्स हैं फ्यूचर में। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ओला स्कूटर्स में 70,000 से 1,35,000 तक के मॉडल्स प्लान कर रही है और मोटरसाइकिल में फ्रॉम 75,000 टू 2,50,000 प्राइस रेंज के बीच में कंपनी अपने मॉडल्स प्लान कर रही है। ये प्रोडक्ट प्रोफाइल दिखाती है कि कंपनी मास मार्केट को भी टारगेट करना चाहती है और कंपनी एक प्रीमियम सेगमेंट को भी टारगेट करना चाहती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है कि ओला और उनके कॉम्पिटिटर्स ईवी वैल्यू चेन में किस तरीके से इंटीग्रेटेड है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ओला मोटर असेंबली, सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी असेंबली, देन व्हीकल असेंबली, देन चार्जिंग नेटवर्क और फिर अपने खुद के ओन्ड सर्विस एंड सेल्स नेटवर्क रन करती है। तो ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल है ओला की तरफ से। इसमें क्या आप देख सकते हैं, जैसे एथर है, एथर अभी अपना मोटर और सेल नहीं मैन्युफैक्चर करता है, वो दूसरी जगह से खरीदते हैं। वहीं अगर हम और नज़र डालें तो टीवीएस, हीरो और बजाज जैसी लेगेसी कंपनीज जो हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, वो भी इतना इंटीग्रेटेड नहीं है जितना कि ओला है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द इमेज दैट नो अदर कंपनी इज एज वर्टिकली इंटीग्रेटेड एज ओला इज। इसके कुछ प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। जैसे कि इतना इंटीग्रेशन करने के लिए एक हाई केपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक काफ़ी बेहतर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको और R&D टीम की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप इन सबको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो दीज थिंग्स कैन रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर। अब एक बार नज़र डालते हैं कंपनी के वॉल्यूम नंबर्स पे। जैसे कि इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, कंपनी ने दिसंबर 21 में अपना S1 Pro मॉडल स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने Q2 FY23 में अपना S1 मॉडल स्टार्ट किया, फिर S1 Air, जिससे उनके वॉल्यूम्स धीरे धीरे करके बढ़ते गए। हालांकि इसमें एक सेकंड एस्पेक्ट भी है जो कि है सब्सिडी का एस्पेक्ट। ये काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है करेंटली EV टू व्हीलर इंडस्ट्री में। जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज कम करती जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेम 2 सब्सिडी जून 23 में रिड्यूस करी गई गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद सडनली वॉल्यूम डिप आया था। ये थ्रू आउट इंडस्ट्री देखा जा रहा है। उसके बाद भी कंपनी ने अपने नए मॉडल्स लॉन्च करें। जनरेशन 2 उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जिससे काम कंपनी काफ़ी एफिशिएंट भी कर रही है अपनी टू व्हीलर्स। कंपनी ने वो लॉन्च करी। हालांकि उसके बाद जब फेम 2 सब्सिडी डिसकंटिन्यू कर दी गई, उसके बाद से कंपनी ने कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम डिक्रीज देख रही है। और जो करंट सब्सिडी स्कीम चल रही है उसका नाम है EMPS स्कीम। ये जो EMPS स्कीम है, आज की तारीख में सब्सिडी 5,000 रुपीज पर किलोवाट आवर अप टू 10,000 रुपीज तक सीमित हो गई है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में रिसर्च और अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आइए नज़र डालते हैं कंपनी के R&D कैपेबिलिटीज़ पे। कंपनी ने अपने जनरेशन 1 पावर ट्रेन से चालू करा था, जिसमें कि पीक पावर, व्हीकल कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी और व्हीकल वेट आप देख सकते हैं। उसके बाद करेंटली कंपनी जनरेशन 2 पे अपने व्हीकल्स डेवलप कर रही है, जो कि 26% इंक्रीज है इन पीक पावर, रिडक्शन इन कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंट और रिडक्शन इन वेट देखा जा सकता है। इसके बाद कंपनी करेंटली जनरेशन 3 पे काम कर रही है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से धीरे धीरे अपने अलग अलग मॉडल्स में ये जनरेशन 3 जो पावर ट्रेन है ये इंटीग्रेट होके और उनके एक एक मॉडल में आने लगेगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कितना इंप्रूव कर रही है कंपनी। हमने देखा कि कंपनी कैसे रिसर्च एंड डेवलप करके अपने जनरेशन 1 से जनरेशन 3 पे जा रही है। अब आइए एक बार नज़र डालते हैं कि कंपनी हिस्टोरिक एक्सपेंडिचर कितना किया है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 तक
कंपनी ने टोटल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में एक्सपेंस किया है वो रहा है 175 करोड़, 507 करोड़ एंड देन 385 करोड़। इस पे अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड रो में परसेंटेज लिखा हुआ है 80%, 83%, 91%, ये अमाउंट रिस्पेक्टिवली कंपनी कैपिटलाइज करती जा रही है और बाकी का अमाउंट पीएनएल पे तुरंत जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जो FY24 के अगर आप फिगर्स देखें तो 385 करोड़ में से जो 80% खर्चा है जो कि है 306 करोड़, ये कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है। इसका हिट अभी पीएनएल पे नहीं गया है और धीरे धीरे एज अ डेप्रिसिएशन ये ओवर द ईयर्स कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाया करेगा। अभी तक हमने देखा कि कंपनी किस तरीके से वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, उनकी क्या R&D कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या एक्सपेंस हैं। अब इस चीज़ पे नज़र डालते हैं कि ये सब चीज़ों से कंपनी को एक्चुअली में बेनिफिट कहाँ होने वाला है। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है कंपनी की जो R&D और वर्टिकल इंटीग्रेशन है वो कैसे प्ले आउट होगा, इसका एनालिसिस कंपनी ने एक दिया है। तो आप देख सकते हैं Q2 FY25 में जो ग्रॉस मार्जिन्स थी वो 21% थी कंपनी की, और कंपनी का बोलना है ऐसा कि जनरेशन 3 मॉडल जब कंपनी लॉन्च करेगी इन फेज्ड मैनर्स तो वो उनको 20% ग्रॉस मार्जिन में बेनिफिट देगी। जो कंपनी इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने, उससे कंपनी को 7 to 8% ऑफ ग्रॉस मार्जिन में फायदा होने वाला है। इसके साथ ही जो कंपनी को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, जो कि हैं PLI इंसेंटिव्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज, ये फ्यूचर में फेज आउट होना चालू हो जाएंगी, जिसके कारण कंपनी को 12 to 15% का लॉस होएगा। ये सब चीजें अगर इंटीग्रेट करी जाएं तो कंपनी का ये बोलना है कि इन फ्यूचर वो एक स्टेडी ग्रॉस मार्जिन जो कि 34 से 36% रहने वाली है वो एम करते हैं। ये कंपनी से कॉन्फ्रेंस कॉल में ये पूछा गया था कि इसका कुछ टाइमलाइन बता पाएंगे क्या आप, तो अभी टाइमलाइन तो कंपनी ने नहीं बताया है, बट डेफिनेटली इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स कंपनी ये अचीव करने का कोशिश करेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी लास्ट ईयर आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने अपना आईपीओ लेके आए थे। तो एक बार नजर डालते हैं कि कंपनी ने जो आईपीओ में प्रोसीड्स उठाए थे उसका कंपनी का क्या यूटिलाइजेशन के प्लान है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कंपनी अराउंड 1200 करोड़ अपनी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पे यूटिलाइज करने के प्लान है, जिसमें कि FY25 में वो 860 करोड़ यूटिलाइज करेंगे एंड देन 368 करोड़ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है टू व्हीलर की, उसके लिए कुछ लोन्स ले रखे थे तो वो रीपे करने के लिए 800 करोड़ अराउंड वो यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि काफी एक इंटीग्रल पार्ट है एक ईवी कंपनी के लिए, वहां पे कंपनी अराउंड 1600 करोड़ इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स यूटिलाइज करने के प्लान्स हैं। इसके अलावा कंपनी ने लास्ट रो में बोला है कि कंपनी इनकर करेगी फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? इसमें दो चीजें हैं। एक तो कंपनी ने जो अपने अग्रेसिव स्टोर्स प्लान कर रखे हैं उसके लिए यूटिलाइज करेगी, और सेकेंडली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ये पैसे यूटिलाइज करेगी। अब कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालना, उसके बाद एक सेल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी डालना, इसके लिए काफ़ी हैवी केपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए एक बार देखते हैं कि कंपनी ने पिछले सालों में किस तरीके के अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस किए हैं। तो आप देख सकते हैं FY22 से लेके FY24 में जो एक्विजिशन ऑफ PPE है यानी फैक्ट्री सेटअप करने का खर्चा कंपनी का अराउंड 700 400 एंड देन FY24 में 925 करोड़ रुपीस कंपनी ने खर्च किए थे, जिससे कंपनी ने अपनी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 10 लाख यूनिट्स पर एनम तक लेके आ गई है। कंपनी का ये बोलना है कि उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इतनी एक्सपांड कर ली है कि जब रिक्वायरमेंट आएगी फ्रॉम 10 लाख यूनिट्स टू 20 लाख यूनिट्स एक्सपांड करने की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी केपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उन्हें सिर्फ मशीनरी टूलिंग इसमें ही अपना आगे का फ्यूचर केपेक्स प्लान्ड है। जैसे कि हमने हिस्टोरिक केपेक्स की बात करी तो एक बार नज़र फ्यूचर केपेक्स पे भी डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो केपेक्स कंपनी का फ्यूचर में प्लान्ड है वो है उनकी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए ही। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 1.4 गीगावाट आवर तो कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंडली अब कंपनी का नेक्स्ट टारगेट है टू रीच टू 5 गीगावाट आवर, जो कि February 25 तक कंपनी को कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए कंपनी ने SBI से भी 1800 करोड़ रुपीस का डेट उठाया हुआ है, उसमें से 400 करोड़ कंपनी ने
Q2 तक ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था। इसके अलावा कंपनी को अब उस 500 गीगावाट के तक जाने के लिए जो खर्चा आएगा, वो जो आईपीओ में से 1200 करोड़ कंपनी ने रेस करे थे वो यूटिलाइज करेगी। फिर उसके बाद कंपनी कैलेंडर ईयर 26 में अप टू 20 गीगावाट जाने तक के प्लान्स हैं। इसके अलावा ऑटो साइड में कंपनी ने बोला है कि उनके जो केपेक्स होंगे वो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, 3 व्हीलर का जो प्रोडक्ट लॉन्च है उसके लिए, फॉलोड बाय जो कंपनी को इन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख जो खर्चा आएगा। इसी के साथ अगर हम एक बार नजर डालें तो कंपनी के करंटली कैश इन हैंड कंपनी के पास जो है वो है अराउंड 5,900 करोड़ रुपीस। इन सब चीजों को अगर हम एक नजरिए से देखें तो कंपनी एक काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में दिखती है अपने फ्यूचर केपेक्स को लेकर और कैश को लेकर। आइए अब नजर डालते हैं एक इंडस्ट्री कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम फिगर्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 2 रोज हैं वॉल्यूम फिगर्स दिखाती है कैलेंडर ईयर वाइज फॉर 2023 एंड 2024। 2024 में जो टोटल वॉल्यूम्स रही हैं वो रही हैं 11,48,000 अराउंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2 व्हीलर्स। इसमें कि ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा शेयर है जिसमें कि उनका मार्केट शेयर है 35% और उन्होंने 2024 में अराउंड 4 लाख गाड़ियां बेची हैं। अगर सेकंड नंबर पे नजर डालें तो वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने रिसेंटली अपने iQube जो ब्रांड निकाला है उसमें उन्होंने प्रीमियम मॉडल्स के साथ साथ अब मास मार्केट सेगमेंट में भी फोकस करना चालू कर दिया है, जिससे उनके वॉल्यूम नंबर्स पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। इसके बाद बात करें अगर थर्ड नंबर पे जो कि है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने अपने चेतक मॉडल निकाला है। हालांकि शुरुआत में वो काफी प्रीमियम 2 व्हीलर पे फोकस कर रहे थे, अभी उनके प्लान्स भी मास मार्केट सेगमेंट में जाने के हैं, जिससे उनके वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे इंप्रूव होते दिखते हैं। उसके बाद अगर बात करें एथर एनर्जी की, तो एथर के पास अभी काफी लिमिटेड मॉडल्स हैं और सारे प्रीमियम मॉडल्स हैं। इसके कारण आप देख सकते हैं कि उनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतनी फास्ट होती हुई नहीं दिखती है। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ नंबर प्लेयर जो कि हीरो मोटर कॉर्प है उसकी बात करें तो उन्होंने काफी सबसे नई मॉडल्स वीडा मॉडल्स निकाले हैं जो कि उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए हमको नहीं देखते हैं। इसके साथ ही अगर हम नजर डालें सिर्फ दिसंबर मंथ की बात करें तो ओला का जो मार्केट शेयर है वो थर्ड नंबर पे आ गया है। सबसे ज्यादा गाड़ियां दिसंबर मंथ में बजाज ने सेल करी हैं, उसके बाद टीवीएस ने और फिर थर्ड नंबर पे ओला ने। इंडस्ट्री कंपैरिजन में भी हम कुछ और फिगर्स पे भी नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हम कैपेसिटी देखें हर प्लेयर की तो ओला के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है जो कि है 10 लाख यूनिट्स की। ये है प्योर ईवी कैपेसिटी के बारे में। इसमें एथर के पास है अराउंड 4,20,000, बजाज ऑटो के पास है 5 लाख एंड टीवीएस के पास है अराउंड 3 लाख। ये पर एनम फिगर्स हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ओला ने जिस तरीके से अपना एग्रेसिव स्टोर प्लान किए हुए थे तो वो नाउ 4,000 स्टोर्स पे पहुंच चुके हैं। लेगेसी प्लेयर्स की पहले बात करते हैं तो उनके भी नेटवर्क्स अराउंड 4,000 5,000 स्टोर्स पे हैं, बट यहाँ जो फिगर्स मेंशन्ड है वो सिर्फ जिन स्टोर्स पे ईवी अवेलेबल है वो हैं। अब हमने ओला के केपेक्स के बारे में तो देखा ही, एक बार नजर डालते हैं कि दूसरे प्लेयर्स के केपेक्स के क्या प्लान्स हैं। तो जैसे एथर एनर्जी का भी काफी जल्दी एक आईपीओ आने वाला है, हालांकि डेट उसकी फिक्स नहीं है। उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में एक फिगर दिया था कि FY25 में वो 176 करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं। इसके साथ बजाज ऑटो का ये बोलना है कि उन्हें अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके प्लान है अराउंड 700 to 800 करोड़ एक्सपेंस करने की इन द ईवी सेगमेंट। सबसे ज्यादा जो अग्रेसिव ओला के बाद केपेक्स प्लान्स हैं वो हैं टीवीएस मोटर्स के। उन्होंने अराउंड 1,200 to 1,400 करोड़ प्लान करके रखे हैं टू स्पेंड ऑन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और असेंबली लाइन के लिए। अब देखते हैं एक बार ग्रॉस मार्जिन और इबिटा मार्जिन के नंबर्स पे। जैसे कि हमने ओला का देखा था कि उनके Q2 FY25 में 21% थे ग्रॉस मार्जिन, वहीं बजाज और टीवीएस और हीरो मोटर कॉर्प जैसे प्लेयर्स के काफी इंप्रूव्ड मार्जिन थे। हालांकि हम आगे भी बात करेंगे कि कंपनी ओला किस तरीके से प्लान करती है कि उनके मार्जिन इंप्रूव होते जाएंगे और बजाज और टीवीएस और हीरो जैसे प्लेयर्स के क्यों रिस्क है उनकी मार्जिन कम होने की, हम आगे देखेंगे। अब एक बार सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं उनके रेंज, उनकी व्हीकल्स के रेंज और प्राइस को एक बार कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एथर जो अपने मॉडल्स निकालती है उनकी रेंज होती है 132 किलोमीटर से 157 किलोमीटर। उसकी प्राइस रेंज है 1,10,000 से 1,89,000 तक। वहीं अगर बजाज के नंबर्स पे हम नजर डालें तो उनकी रेंज है 113 किलोमीटर से 126 किलोमीटर
और उनका प्राइस रेंज है 96,000 से 1,52,000। टीवीएस पे अगर नज़र डालें तो उनकी रेंज है 75 किलोमीटर से 150 किलोमीटर्स और प्राइस रेंज है 1,08,000 से अराउंड 1,86,000। हीरो के जिनके काफ़ी कम मॉडल्स हैं उनका रेंज है 143 से 165 किलोमीटर एंड प्राइस है 1.2 लाख से 1.5 लाख। और वहीं हम अगर ओला पे नज़र डालें तो उनके मॉडल्स की जो रेंज है किलोमीटर्स में वो फ्रॉम 95 टू 195 किलोमीटर्स है। और वहीं प्राइस रेंज भी अगर हम देखें तो वो 75,000 से लेके 1,34,000 की रेंज प्रोवाइड करते हैं। अब एक बार इंडस्ट्री प्लेयर्स के क्वार्टरली नंबर्स पे जो कि सेल्स और एबिटा मार्जिन्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो लेगेसी प्लेयर्स हैं उनके वॉल्यूम ग्रोथ तो दिख रही है, बट उसके साथ अगर आप देखेंगे तो उनके जो इबिटा मार्जिन्स हैं वो पिछले कुछ क्वार्टर्स से फ्लैटिश दिखाई देते हैं। यहीं पे ओला तो डेफिनेटली इबिटा नेगेटिव है करेंटली, बट यहीं पे ओला के मैनेजमेंट का उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलना था कि आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर्स से इबिटा मार्जिन्स कंपनीज के फ्लैट हो रहे हैं। इसका कारण एक ये है कि जो सप्लाई चेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसमें अभी भी एफिशिएंसीज आना बचा हुआ है। तो ओला जिस तरीके से एक वर्टिकल इंटीग्रेशन करके अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने का प्लान कर रही है, वहीं पे इन लेगेसी कंपनीज को उतना स्पीड से अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा। और बाकी के प्लेयर्स के भी कॉन्फ्रेंस कॉल अगर सुने जाएं, उनके मैनेजमेंट की बातें सुनी जाएं अगर, तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 1% टू 2% मार्जिन्स में डिक्लाइन सारी कंपनीज अपनी मार्जिन्स में देख रही है। अब एक बार नज़र डालते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़रूरी हैं, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को रिक्वायर्ड है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। पूरे थ्रू आउट ग्लोबली देखा गया है, इवन चाइना में भी, चाइना को जब ईवी अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाना था तो वो कुछ कुछ सिटीज़ में आइस व्हीकल्स बैन करना चालू कर दिए थे। तो ईवी के पेनिट्रेशन, ईवी एक्सेप्टेंस और उनकी वॉल्यूम ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो हम एक बार नजर डालते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कंपनी ने एक पीएम ई ड्राइव स्कीम जो कि सब्सिडी वाली स्कीम है वो चल रही है। कंपनी की पीएलआई ऑटो स्कीम चल रही है, जो कि पीएलआई स्कीम होती है कि आप एक अमाउंट ऑफ व्हीकल्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सेल में एक अमाउंट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जो कि आप अपने रेवेन्यू में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टेट इंसेंटिव्स हैं और फिर लोअर इनकम टैक्स है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ओला एक ऐसी कंपनी, इकलौती कंपनी है जो कि सारी स्कीम्स के फायदे उठा रही है। हमने पहले भी ग्रॉस मार्जिन्स के जब कंपैरिजन देखे थे तो हमने देखा था कि आज भले ही कंपनी को सारी स्कीमों के फायदे मिल रहे हैं, बट इवेंचुअली इन फेजेस ये सारे स्कीम्स धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे और कंपनी को उस हिसाब से अपना प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। अगर एक कस्टमर है, उसके पास चॉइस है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे या एक आइस इंजन व्हीकल खरीदे, तो वो मोटा मोटा 3 पॉइंट पे ध्यान देगा, जो कि फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, सेकेंड है रेंज एंड थर्ड है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर देखी जाए तो एक एनालिसिस करा गया था कि अगर 8,000 किलोमीटर एक टू व्हीलर चलती है, जो कि मान ले 25 किलोमीटर पर डे फॉर 325 डेज वो ऑपरेट कर रही है, तो एक 7 ईयर होल्डिंग पीरियड पे नजर डालें अगर, तो विदाउट सब्सिडी 37% लोअर कॉस्ट पड़ेगी इन कंपैरिजन टू एन आइस व्हीकल फॉर एन ईवी व्हीकल। और अगर विद सब्सिडी बात करें तो ये जो डिफरेंस है ये 55% तक पहुंच जाता है। और यही फिगर अगर FY31 पे जाके हम कंपेयर करें तो इवन विदाउट सब्सिडी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो 52% लोअर रहेगी इन केस ऑफ ईवी देन इन केस ऑफ आइस। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो रही है, इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ग्लोबली बैटरी प्राइसेस रिड्यूस होंगी, इकोनॉमीज ऑफ, जैसे जैसे नई गाड़ियां बनेंगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट मिलेंगे कंपनीज को, और जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ये सब एक कॉस्ट कम करने में मदद करेगा। उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो डिफरेंट कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका ये बोलना है कि टू व्हीलर चलाने वाला इंसान जो होता है उसकी रेंज उसके दिमाग में फिक्स होती है कि उसको दिन भर में इतना ही यूज करना है टू व्हीलर। तो रेंज एंजाइटी रिलेटिवली पैसेंजर व्हीकल के कंपैरिजन में टू व्हीलर में कम होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
तो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 4 व्हीलर में ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू 2 व्हीलर में। और 2 व्हीलर जब आप खरीदते हैं तो आपको एक होम किट दे दी जाती है चार्ज करने के लिए। तो आईपीओ के बाद से ही कंपनी और उनका मैनेजमेंट काफ़ी न्यूज़ में सुर्खियों में रहता है। रिसेंटली काफ़ी सर्विस इश्यूज कंपनी के न्यूज़ में आए थे, काफ़ी इंफॉर्मेशन आई थी। ये बोला गया था, न्यूज़ में ये फिगर्स आ रहे थे कि 80,000 अराउंड गाड़ियां हर मंथ कंपनी के पास सर्विस इश्यूज के नाम पे आ रही हैं। तो इसी से रिलेटेड सवाल भावेश अग्रवाल से मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछा गया था। तो उनका ये जवाब था कि क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स ओला ही बेच रहा है और करंटली अगर बात करें तो Q2 FY25 तक 8 लाख यूनिट्स कंपनी के ऑपरेशन में थे। उस हिसाब से अगर 80,000 गाड़ियां हर महीने आ रही हैं सर्विस में, जो कि उनका बोलना है कि सारे ही कोई सर्विस इश्यूज नहीं होते हैं, कुछ मेंटेनेंस इशू होते हैं, कुछ छोटा मोटा कस्टमर को समझ में नहीं आता है ऐप, या कुछ माइनर इश्यूज होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इस पे कंपनी भावेश अग्रवाल का ये बोलना था कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और हम अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने भी एक शो कॉज नोटिस ओला इलेक्ट्रिक को दिया है, जिसके लिए रिसेंटली कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा है 6 हफ्ते का अपना रिप्लाई सबमिट करने के लिए। अब एक बार नजर डालते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी ईवी बाय सेल्स में एक प्रीमियम पे ट्रेड करती है व्हेन कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी एक प्योर प्ले ईवी मैन्युफैक्चरर है। बजाज, टीवीएस, हीरो, इनके पास आइस मॉडल्स भी हैं, तो ये ईवी निकालेंगे तो इनके इंटरनली जो वॉल्यूम्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। इस कारण से एक प्रीमियम वैल्यूएशन ओला को मिलता है। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अराउंड 38% है कंपनी का। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 10% की टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। उसके बाद अदर्स जो हैं वहाँ पे 54% की शेयर होल्डिंग है। अब एक बार कंपनी के प्राइस चार्ट पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, आफ्टर आईपीओ कंपनी काफ़ी न्यूज़ में भी रही है फॉर द रॉन्ग रीजंस, एंड कंपनी के उस कारण से शेयर प्राइस काफ़ी गिरते गए हैं। हालांकि कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स, जैसा कि हमने देखा, वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद भी कंपनी ने सिंस आईपीओ अराउंड -70% का कंपनी का शेयर प्राइस गिर चुका है। तो आइए अब हम अपना डिस्कशन समराइज करते हैं और फाइनली अगर देखा जाए कंपनी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, तो कंपनी के पास इंडस्ट्री को लेके काफ़ी अच्छे सेक्टोरल टेलविंड्स हैं और ईवी पेनिट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है आगे जाके 2 व्हीलर सेगमेंट में। इसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी एक प्योर प्ले ईवी मैन्युफैक्चरर है, जो कि ऐसा प्लेयर थ्रू आउट इंडिया अभी तक नहीं है। और उसके बाद कंपनी का जो एंड टू एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन है वो उन्हें काफ़ी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन में मदद कर सकता है। इसके अलावा कंपनी गवर्नमेंट द्वारा मोस्ट इंसेंटिवाइज्ड प्लेयर है, जो कि कंपनी को एक अग्रेसिव प्राइसिंग और आगे जाके जब कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती है तो डिस्काउंट देने में कस्टमर को भी फायदा देगा। उसके अलावा अगर कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में नज़र डालें तो कंपनी फ्यूचर में जाके मार्केट शेयर जो है कंपनी का वो कम होता हमें दिखाई देगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे अपने मॉडल्स लेके आ रहे हैं। उसके साथ ही एग्जीक्यूशन एक सबसे बड़ा इशू रहने वाला है कंपनी के लिए। अगर कंपनी अच्छे से अपने प्लान्स, अपनी फैक्ट्रीज और अपने सर्विस सेंटर्स अच्छे से चला पाती है तो डेफिनेटली कंपनी को है अच्छा रहेगा। बट अगर उस एग्जीक्यूशन में उनसे कमी रह जाती है तो डेफिनेटली जो लेगेसी प्लेयर्स हैं दे आर रेडी टू कैनिबलाइज देयर मार्केट शेयर। उसके अलावा अगर थर्ड जो डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए वो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। जो अभी प्लेयर्स उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब प्रॉफिटेबल हैं एंड डेफिनेटली दे आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज पाइल ऑफ कैश, जो कि ओला के पास नहीं है। तो फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पे कंक्लूड होता है, जहाँ पे हमने ओला इलेक्ट्रिक का एक डिटेल एनालिसिस किया, साथ ही एक कंपैरिजन किया उसके लिस्टेड पीयर्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस को से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।